मैं पीके प्रेम आज फिर से आप लोगों को इजी वे के चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो यूपीपीसीएल के सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे, पहले आपको 24/1/2019 का कराया था, उसके बाद 25/1/2019 के सीरीज चल रहे थे, जिसमें से 19 नंबर तक क्वेश्चंस करा दिए गए थे और आज हम 91 नंबर क्वेश्चन से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ट्रेड थ्योरी में 150 क्वेश्चन होता है। 30 के स्लॉट में हम आपको एनालिसिस कराते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हित के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी एग्जाम, कोई भी ट्रेड, जितना भी ट्रेड है, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर कोपा हो या वेल्डर हो, सभी के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में मिलती है, जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा सबसे पहले। और सबसे पहले आप इसमें एनालिसिस, किसी भी एग्जाम से पहले आप उसके क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन के टाइप देखना चाहते हैं, तो उसके व्यू से भी आपके लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। लेकिन चलिए उतनी बातों को समय में बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए एनालिसिस की तरफ। क्या है कि 91 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ये जो 91 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये देखिए क्या कहता है। कहता है कि एकल फेज अर्ध परिवर्तक नियंत्रित मोटर में आर्मेचर धारा किस पर बंद हो जाता है। मतलब सिंगल फेज हाफ कंट्रोल जो मोटर है, वह उसका जो आर्मेचर करंट है कौन सी स्थिति में बंद हो जाता है। तो यह हाफ कंट्रोल की बात करता है। तो हाफ कंट्रोल किस अवस्था में बंद हो जाता है। ऑप्शन में कह रहा है कि छोटे प्रसर्जन कोण, बड़े प्रसर्जन कोण से स्वतंत्र होती है अपरिमित प्रसर्जन कोण। तो भाई प्रसर्जन कोण होता है क्या, सर्जन है कि फिजिशियन है, इसको देखेंगे तब ना। तो आइए प्रसर्जन कोण क्या होता है उसको आपको समझाते हैं, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगा। क्या होगा कि एक बात देखिए, हाफ कंट्रोल्ड जो मोटर होता है ना, वो SCR से कंट्रोल होता है। किससे? SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी SCR। ठीक है। तो SCR में जो होता है वो डायोड लगा होता है। और डायोड क्या होता है कि वो हाफ साइकिल को ही अपने से दूसरे तरफ जाने देता है, यानी यूनि डायरेक्शनल होता है। यानी सीधा कहें तो ये देखिए, एक AC का ये ग्राफ है, ये इसका पॉजिटिव सर्किल है, ये इसका निगेटिव, ये होता है ना। लेकिन SCR क्या है? हाफ कंट्रोल डिवाइस है। क्या है? हाफ कंट्रोल डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव है ना AC का धन परिणाम, तो ये पॉजिटिव साइकिल को अपने से अंदर जाने देता है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल को वह अपने से नहीं आने देता है। इसीलिए क्या किया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कंट्रोल करता है। इसीलिए SCR क्या है? हाफ कंट्रोल डिवाइस है। तो ये हाफ कंट्रोल डिवाइस जब मोटर को कंट्रोल करेगा, तो ऐसी स्थिति में प्रसर्जन कोण बनता है। तो प्रसर्जन कोण होता है 180 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि SCR हाफ कंट्रोल यानी 180 डिग्री को ही कंट्रोल करता है। 0 से चलता है 90 पर और 90 से चल के आता है 180 डिग्री पर। यहाँ तक तो खेला खत्म हो जाता है। इसीलिए 0 से लेकर के 90 पर चलेगा, फिर जाके क्या होगा, या लास्ट होगा मैक्सिमम कोण जो होगा 180 डिग्री पर। ऐसी स्थिति में आर्मेचर में करंट नहीं जाएगा। इसके बाद तो कब नहीं जाएगा? 180 डिग्री के बाद। तो वो प्रसर्जन कोण होता है, यानी कि सबसे बड़ा प्रसर्जन कोण क्या? 180 डिग्री। 0 डिग्री चलता है तो उससे बड़ा 90 डिग्री, 90 से 180। तो सबसे बड़ा प्रसर्जन कोण क्या हुआ? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यही कह रहा है
कि सबसे बड़े प्रसर्जन कोण पर मोटर में आर्मेचर करंट बंद हो जाएगा। वैसी स्थिति में तो क्या हुआ, बड़े प्रसर्जन कोण कितना 180 डिग्री, ये SCR लगा है, यानी इस ग्राफ में यहाँ भी देखिए ये 90 डिग्री हुआ, इससे आगे 180 डिग्री, अब फिर इसको नहीं लेता है, फिर इसके पॉजिटिव साइकिल में लेकर जाता है, इसीलिए 180 डिग्री का सबसे बड़ा प्रसर्जन कोण बनता है। समझ गए ना? तो 180 डिग्री पर यानी सबसे बड़े प्रसर्जन कोण पर आर्मेचर करंट बंद हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चंस को? क्यों बंद हो जाएगा, कैसे बंद हो जाएगा, इससे आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? चले आगे, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आगे का क्वेश्चन। आगे 92 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्र धारा जयंत्र में तिक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर रिएक्शन में मुख्य रूप से क्या होता है। कम्यूटेटर रिएक्शन में मुख्य रूप से क्या होता है? कम्यूटेटर का जो रिएक्शन होता है, एक होता है आर्मेचर रिएक्शन, एक होता है कम्यूटेटर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन या कम्यूटेटर रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले कम्यूटेटर पे जो करंट आती है, तो कम्यूटेटर पे करंट पर दो चीजें होती है, एक चीज होती है GNA, एक चीज होती है MNA। देखिए GNA क्या होता है, एक चीज को समझते हैं। आप एक रेखा खींचते हैं, उस पर एक लंब खींचते हैं, ये किसके, ये लंब खींचते हैं, तो ये ज्योमेट्री में खींचते हैं ना, ये ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में खींचते हैं तो ये क्या होता है, ये एक लंब होता है जो ज्योमेट्री के अनुसार होता है, ये नहीं बदलता है लंब। लेकिन MNA का मतलब अभी हमने क्या बताया था, GNA का पूरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल N से न्यूट्रल A से एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और दूसरा होता है MNA। क्या होता है MNA? ये होता है MNA का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी चुंबकीय उदासीन अक्ष हिंदी में बोलते हैं, और इसको ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल जो ज्योमेट्री वाला होता है ना, वो लंब, जैसे आप पृथ्वी पर खड़े हैं और सीधा खड़े हैं तो आप लंबवत हैं, पृथ्वी तो की जो धरातल क्षैतिज स्थिति जो नहीं बदलती है, लेकिन कुछ ऐसे चीज पे खड़े हो जाइए जिसका सतह परिवर्तन होता रहता है। चाहिए इसको समझते हैं कि ये जो N है ये S है, सीधा फ्लक्स जाएगा इससे, तो ये फ्लक्स है, इसी फ्लक्स पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा क्या, MNA। समझ गए? MNA। ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, कम्यूटेटर पर जब ये कम्यूटेटर सेगमेंट जब आपको लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि MNA को पार करने के बाद, यानी ये जो जा रहा है ना, ये फ्लक्स ऐसे आता है, प्लस इसमें चला आता है, ये इसमें चला जाता है, एक डॉट इसमें आगे चला जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। तब परिवर्तन हो जाता है तो इसीलिए कहता है कि चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNA को पार करने पर कुंडली में, यानी इसमें जो क्वाइल वाइंडिंग किया जाता है उसका व्यतक्रमित हो जाता है। मतलब पहले इधर से दोनों एक दूसरे से इसमें चला आता है तो ये क्या होता है, व्यतक्रम में हो जाता है। पहले यहाँ था, ये घुस जाएगा इसमें, ये घुस जाएगा इसमें, तो हो जाएगा क्या, व्यतक्रम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो समझ में आया क्या कि दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में MNA को पार करने पर, ये MNA को पार करने पर धारा क्या होगा, व्यतक्रमित हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन में B नंबर चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNA को पार करने के बाद आर्मेचर कुंडली में जो आर्मेचर में वाइंडिंग किया गया है उसका धारा अपोजिट यानी व्यतक्रमित हो जाएगा। समझ गए? MNA का मतलब और GNA का मतलब भी इसमें मैंने आपको समझा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि किसी स्थापन रोधन का 50 को डैश की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम कम नहीं होना चाहिए। देखिए आपको बताते हैं कि जब भी घर में आप तार का इंसुलेशन करते हैं, स्थापना करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, तार का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, यानी उस पर जो कवर्ड किया होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, वो चीज़ मेजर करने के लिए कितना से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप घर में जब वायरिंग करते हैं तो पॉइंट देते हैं, बोर्ड के लिए अलग,
फ्रिज के लिए अलग, टीवी के लिए अलग और गीजर के लिए अलग, तो डिफरेंट पॉइंट देते हैं ना। तो वही कह रहा है कि स्थापन के लिए परिपथ में जितने पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट से विभाजन करने पर क्या होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोलता है कि किसी स्थापन रोधन का 50 को किस संख्या से विभाजित देने पर परिणाम कम नहीं होना चाहिए, कि जितना आपने पॉइंट लगाया तो पॉइंट से डिविडेशन देने पर उसके वाट में सभी वाट को अगर जोड़ देंगे तो उससे भाग देने पर क्या होना चाहिए, उसके में कमी नहीं होना चाहिए। किसमें, जो आप सप्लाई में वाट लगाएं और सभी पॉइंट का वाट से भाग देने पर उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए परिपथ के पॉइंट से डिवाइड करने पर कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात। ये प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको XL से डिनोट करते हैं। XL इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात XL है, और क्या कर रहे हैं, XL और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या संबंध है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, XL बराबर 2πfL, वही इसके बीच में रिलेशन बताएगा। यही उसके रिलेशन के बीच में क्या होता है, देखिए XL बराबर क्या होता है, 2πfL, यानी कहने का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा, ऐसी स्थिति में अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ेगा। ये इसका रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उस सर्किट में कम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जैसे एक कॉइल लपेटा गया है और सर्किट में लगाया गया है, यानी कि जो L इंडक्टर जिसमें लगा होगा उसको इंडक्टिव परिपथ बोलेंगे, और इसके वजह से उत्पन्न रेजिस्टेंस को XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। यानी इंडक्टर के वजह से, इंडक्टर के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। समझ में आ गया सारी चीजें। आइए देखते हैं कहाँ XL बराबर 2πfL। ये देख रहे हैं ना, बी नंबर में XL बराबर 2πfL है, और ये जो XL बराबर 1/2πfL है ना, ये गलत है। ये XC बराबर एक फॉर्मूला होता है, जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए होता है 1/2πfC। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, याद रखिए, ये बार बार पूछता है इनके बीच में। ठीक है, तो एक XL बराबर 2πfL और XC बराबर 1/2πfC होता है। समझ गए। आपको क्वेश्चन से एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता रहा हूं, ताकि कहीं भी आपको पूछेगा तो आप थोड़ा सा रिमेंबर रहे, याद रहे। चले, प्रत्यावर्ती धारा में XL और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन मिल गया, XL बराबर 2πfL देख लिए। चले आगे, चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन 95 नंबर का है। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोधों को डैश कहते हैं, डैश कहा जाता है। मतलब ये क्या हुआ भाई, ये तो समझ में नहीं आया सर, तो होगा क्या, सही समझाते हैं इसको। कह रहा है किसी विशेष पदार्थ का, कोई विशेष पदार्थ जिससे बिजली जा सके, जो पदार्थ वैसा हो जिससे क्या हुआ, बिजली जा सके। मान लीजिए एक तार है, तो ये तार से बिजली जाएगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा πr²। नहीं, तो ये भी इधर से होगा इतना मोटा। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब उसकी मोटाई रे भाई, मोटाई। क्रॉस सेक्शन एरिया बोल के पूरा सेक्शन नहीं समझ जाएंगे। तो एक तार है, कह रहा है कि उस पदार्थ के उसमें एक क्या लेते हैं, घन ले लेते हैं। ऐसे एक घन बना के यहाँ से मान लीजिए घन बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब ये घन बनेगा, ये ऐसा बनेगा, तो इसको जूम करके हम बाहर कर देते हैं। इसमें नहीं समझ में आ रहा है, हम तो एक बड़ा सा ये इसको जूम कर देते हैं। हमारे पास जो जूम का स्थिति है वही जूम करेंगे। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है बड़ा, ये और ये और ये और ये। तो कहने का मतलब है कि ये देखिए घन है, घन का विपरीत पृष्ठ। तब विपरीत पृष्ठ क्या, एक घन है तो घन के इस साइड वाला और उसके पीछे वाला विपरीत। इसका मुंह इधर की ओर है, इसका मुंह इधर की ओर, मतलब इधर का सरफेस है, इधर का सरफेस। तो उसके बीच के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। आपको अब समझा देते हैं, ये देखिए कलर करके दिखा दे दूसरा कलर से, इसको देखिए, इसको क्या कर दिए, इस पृष्ठ को कलर कर दिए दूसरे रंग से, और उसके विपरीत वाला को कलर कर दीजिए ये। तो इसके बीच में है इतना जो रेजिस्टेंस है ना दोनों के बीच, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप समझिए, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में, ये तो ऑप्शन है ही नहीं सर, आप तो क्वेश्चन डिटेल कर दिए, तो हम ऑप्शन भी बता रहे हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में पहला है प्रतिरोध, और दूसरा है प्रतिघात, प्रतिघात, और तीसरा दे देते हैं प्रतिबाधा। यही था ऑप्शन में भाई, अपने मन से नहीं दे रहे हैं हम। और चौथा है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये है ऑप्शन। देखिए प्रतिरोध तो वह होता है जो बिजली को यानी करंट को किसी कंडक्टर में जाने का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये तो पूरे तार का, पूरे तार में उत्पन्न होता है। लेकिन अब प्रतिघात, प्रतिघात क्या, कैपेसिटिव इंडक्टिव रहेगा तो प्रतिघात होगा। अब प्रतिबाधा का मतलब किसी परिपथ में एक्सएल, एक्ससी और रेजिस्टेंस, तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा उसको जोड़ देंगे तो बोलेंगे प्रतिबाधा, जिसको जेड से सूचित करते हैं यानी इम्पीडेंस से करते हैं। ये समझ गए। लेकिन ऑप्शन 4 नंबर में क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये ऑप्शन सही होगा। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यानी किसी पदार्थ के घन सेमी के विपरीत सिरों के बीच के रेजिस्टेंस को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, और जिसको सूचित करते हैं रो से। किसको? रो, RHO, रो से। याद रखिए, पूरी डिटेल में क्वेश्चन का आपको बताया कि इसे क्या कहते हैं? रो, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। घन मीटर के विपरीत पृष्ठों के बीच के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। आइए, समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शन भी सही था, छूटा हुआ था, इसमें नोट नहीं किया मैंने, इसलिए आपको ऑप्शन अभी हमने बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। (96) नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है, पिछले एनालिसिस में भी ये क्वेश्चन आया है 24/1/2019 के यूपीपीसीएल क्वेश्चन में। तो आइए फिर से आज बता दे रहे हैं कि देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। सभी ऑप्शन के बारे में जानिए, सभी ऑप्शन के बारे में जानिए। क्या कह रहा है कि पहला है वेबर। वेबर क्या होता है? वेबर होता है फ्लक्स का, फाई का होता है वेबर। नहीं, हेनरी क्या होता है? इंटेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी तीव्रता की होती है। और टेस्ला और एम्पियर टर्न। पूछा आपको फ्लक्स डेंसिटी का, तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी, फ्लक्स डेंसिटी को सूचित करते हैं किससे? बी से। तब बी बराबर होता है फाई बाय ए। ये मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का होता है वेबर। क्या होता है? फ्लक्स का वेबर। ये एरिया, तो मतलब एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या कहलाया? वेबर पर मीटर स्क्वायर। यही वेबर पर मीटर स्क्वायर कहला जाता है आपको टेस्ला के नाम से जानते हैं। किसको? टेस्ला के नाम से। तो टेस्ला के दो, यानी फ्लक्स डेंसिटी का 2 इकाई, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, और इसी को आप टेस्ला भी कह सकते हैं। ये फ्लक्स डेंसिटी यानी बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट किसका क्या होगा? टेस्ला होगा। समझ में आया? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया? पूरे डिटेल के साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, नोट कर लिए, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी क्वेसेंट स्टेट व्हेन, मतलब क्वेश्चन स्टेट कब होता है? कब होता है? एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको समझते हैं। कह रहा है ना कि जो उसके VCC और ICC का होता है ना ग्राफ, ये
ये होता है ICC, ये VCC। तो एक ऐसा पोजीशन, स्टेट पोजीशन होता है कि जिस समय दोनों का एक लोड लाइन खींचते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको Q यानी ये कोएफिशिएंट पॉइंट बोलते हैं। क्या? कोएफिशिएंट, मतलब उसे Q पॉइंट बोलते हैं। Q लोडिंग का Q पॉइंट बोलते हैं, शॉर्टकट में Q बोलते हैं। तो कौन सी स्थिति में होता है? यानी जब दोनों का स्टेट पोजीशन हो जाता है, कोई इनपुट सिग्नल नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति आती है Q पॉइंट की। तो ऑप्शन क्या है? ट्रांजिस्टर Q पॉइंट क्या होता है? जब कोई भी सिग्नल इनपुट में नहीं होता है तो इस स्थिति में करते हैं। ये ऑप्शन में लिखा है नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट। कब होगा Q पॉइंट? इस लोड लाइन VCC और ICC के ये जो स्टेट पोजीशन होगा, दोनों के बीच जो एक लोड लाइन खींचेंगे और उसके बीच ये बीच वाला जो पॉइंट होगा वो Q पॉइंट कहलाएगा। ऐसा सिचुएशन कब पैदा होता है? जब कोई इनपुट अप्लाइड नहीं होता है, कोई सिग्नल नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है क्वेश्चन यानी Q पॉइंट का। ऑप्शन में समझ में आया? कब? नो सिग्नल पर। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि समान उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में PF यानी पावर फैक्टर यानी इसी को हिंदी में शक्ति गुणांक बोलते हैं। शक्ति गुणांक ये डैश होता है कौन सी स्थिति में? समान स्थिति में, समान एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन देखिए 3-4 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के होते हैं मेनली। क्या होता है आपको हम बताते हैं, बोर्ड को पहले क्लीन कर लेते हैं। देखिए ये तो जब सिंक्रोनस मोटर ना, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक अलग से पोनी मोटर की आवश्यकता होती है। किसका? पोनी मोटर का। और उसमें उसके रोटर पर क्या किया जाता है? DC सप्लाई दिया जाता है। तो पहले कैसे समझिए कि जब ऐसी स्थिति में जब रोटर में यहाँ है एक स्टेटर है तो स्टेटर में सप्लाई देते हैं आप इसको, तो ये किसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कौन? घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी स्पीड से इसका अंदर वाला रोटर अगर घूमे तो वैसे मोटर को कहते हैं सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर। तो ये जो है समान स्थिति में चलेगा। एक बार इस स्पीड जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मान ली 50 FZ स्पीड से घूम रहा है साइकिल पर सेकंड से, तो जब ये रोटर इससे 60 स्पीड हो जाएगा, 50 से अधिक हो जाएगा, तो कहलाएगा ओवर एक्साइटेशन। क्या? ओवर एक्साइटेशन। ठीक है। और जब इससे 50 से कम यानी 40 हो जाएगा तो कहलाएगा अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन, TATION। ठीक है, अंडर एक्साइटेशन। तो क्या होता है कि जब 50 स्पीड है, अब 50 सिंक्रोनस से दोनों सेम स्पीड में चले तो होता है समान एक्साइटेशन। समान यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्रीक्वेंसी है 50 है और उसी के अनुसार सिंक्रोनस मोटर का रोटर घूमेगा, ये रोटर घूमेगा तो होगा समान उत्तेजन। वैसी स्थिति में इसका जो पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है। कब? जब समान स्थिति में घूमे तब। जब उस समान से अधिक घूमेगा यानी ओवर एक्साइटेशन होगा तो पावर फैक्टर PF जो होगा वह लीडिंग हो जाएगा। लीडिंग, समझ गए? लेकिन बात कर रहे हैं अंडर एक्साइटेशन की, तो अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा? लैगिंग होगा। सॉरी, ये अंडर एक्साइटेशन मतलब 1 से कम हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या होगा? पश्चगामी होगा। कब? जब सामान्य में चलेगा, समान स्थिति में चलेगा तो पश्चगामी, अधिक स्पीड में चलेगा, ओवर एक्साइटेशन में चलेगा तो अग्रगामी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समान स्थिति में चलेगा तो क्या? पश्चगामी, ओवर एक्साइटेशन में चलेगा तो क्या होगा? अग्रगामी होगा। ये क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन और है, इसको पढ़िए। क्या लिखा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, VSI, VSI मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में क्या नहीं होता है? पावर मॉसफेट होता है, ये होता है पावर मॉसफेट होता है। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट कौन सा? उसके बाद पावर ट्रांजिस्टर होता है, पावर को कम ज़्यादा करने के लिए पावर ट्रांजिस्टर उसमें लगा हुआ होता है। GTO, GTO मतलब वो अपने आप ऑन हो, कब ऑफ हो, उसमें ट्रिगरिंग करंट यानी गेट टर्न ऑफ, कब बिजली आ जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा और बिजली कटने पर भी ऑन हो जाएगा, उसमें सिस्टम यानी स्विचिंग सर्किट के लिए GTO लगाया जाता है। GTO का पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑफ, ये लगा होता है, लेकिन एक डायोड नहीं लगा होता। डायोड क्यों नहीं लगा होता है? डायोड का यूज क्यों नहीं होता है? आप जानते हैं इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर का काम है, थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैं बोर्ड को। इन्वर्टर का काम है क्या? AC में बदलना, किसको? DC को कन्वर्जन करता है AC में, ये काम है इन्वर्टर का। किसका? इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर आप जानते हैं डायोड में क्या होता है? एक डायोड होता है, डायोड क्या है? यह सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही लेगा, निगेटिव को छोड़ देगा और पॉजिटिव को ही देगा। तो AC तो होगा नहीं, AC को चाहिए तब पूरा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए डायोड नहीं यूज करेंगे इन्वर्टर में। जब ही यूज करेंगे इसको तो रेक्टिफायर में डायोड क्या करते हैं? क्योंकि रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं? AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, AC को DC में यानी एक ही साइकिल लेते हैं, इसीलिए वहाँ पर डायोड होगा। लेकिन इन्वर्टर यानी VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में डायोड का यूज नहीं होगा। समझ गए क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह सिर्फ पॉजिटिव लेगा, लेकिन हमको AC में चाहिए, AC में पॉजिटिव और निगेटिव पूरा साइकिल 360 डिग्री का चाहिए हमको। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इसमें डायोड का यूज नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ों का यूज होगा। समझ गए? चलिए आगे, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले क्वेश्चंस को। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। क्वेश्चंस यहाँ पर कम समय रहता है, आपको क्लास में पढ़ाया गया रहता है, इसीलिए बाकी लोग समझते हैं। आप नहीं समझते इसका मतलब ये नहीं है। आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये इन्वर्टर का नहीं है, आप नहीं पढ़े तो नहीं जानते हैं, अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो जानकारी में हो जाएगा। अरे भाई आप मान लीजिए फ्रेंच भाषा नहीं जानते हैं, तो फ्रेंच भाषा नहीं जानते तो आप सबसे दुनिया के मूर्ख आदमी हैं। नहीं, क्यों नहीं जानते हैं फ्रेंच भाषा? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं जानते। आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते जानते हैं, जो चीज़ें नहीं पढ़े वो नहीं जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसीलिए कोई हताश होने की बात नहीं है। मैं जितना बताता हूँ उसको इतना सुन के याद रखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इजी वे कोचिंग जरूर ज्वाइन करिए, आपके ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट होगा। आप मात्र 3 महीने पढ़ने के बाद आपके ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाएगा। आप टेक्निकल की तैयारी करते हैं, चाहे वो DRDO हो, इसरो हो, DMRC, कोई भी टेक्निकल हो, सेल वेल गेल जो भी हो, आपको उसमें आपको सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा जब आप थोड़ा सा भी पढ़ने का कोशिश करेंगे तब। तो चलिए, आपको अगर इसमें आना है, पढ़ना है, तो बोर्ड लाइन नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है। क्योंकि यहाँ पर 24 आवर आपको पढ़ाई का ही माहौल है। हॉस्टल्स है, सबसे कम फी में आपको बता दूं कि 3000 रुपये में रहना खाना दोनों होता है। बताइए, पटना ऐसे शहर में, इतनी बड़ी सिटी में आपको इतने सस्ते में कुछ नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, आप पढ़ाई करेंगे, 24 आवर डिस्कशन क्लासेस के लोग रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, फैकल्टी रहती है, वो आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको जब चाहे तब मिल सकता है। इसीलिए आप चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चंस है कि 100 नंबर में, 100 नंबर में, इन अ प्रैक्टिस रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज यूज इन DC मोटर फैन। मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब यूज करते हैं, कैसी स्थिति में यूज करते हैं? देखिए, ब्रेकिंग, आप एक एग्जांपल समझिए, आप एक बाइक चला रहे हैं। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है? ये आप दैनिक जीवन में एक मोटर से भी चलाते हैं, खूब स्पीड से, NS पे चल गए, 120 के स्पीड में चला रहे हैं, एकदम पूरा एक्सीलेटर उल्टा दिए और चला रहे हैं, और वहीं पर क्लच ले लीजिए, अब क्लच ले लीजिए, क्या होगा? गाड़ी फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो ब्रेक भी लेने में, ब्रेकिंग के सिस्टम में भी गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। आप जिस स्पीड में 120 में चला रहे हैं उसमें भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब ब्रेक लेते हैं तो पहले क्लच नहीं लेते हैं हम लोग, पहले ब्रेक लेते हैं, एक्सीलेटर को कम करते हैं। मतलब ब्रेकिंग जिस स्पीड से चला रहे होते हैं वैसी स्पीड में चलना चाहिए, उससे अनियंत्रित नहीं हो जाए। वैसी स्थिति में किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रेकिंग की।
तो ब्रेकिंग की आवश्यकता के लिए कब होती है? जब अनियंत्रित हो जाती है, ओवरहॉलिंग हो जाती है, तब हम ब्रेकिंग की आवश्यकता के लिए डायरेक्ट क्लच नहीं लेते हैं, गियर में रन देते हैं, एक्सीलरेटर को कम करते हैं। तो वो कौन सी स्थिति है? ब्रेकिंग का समान अवस्था होना चाहिए। तो कह रहा है कि डीसी मोटर में कब यूज होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का? जब वो लोड लगा होता है ना, तो ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक। ओवरहॉलिंग मतलब आपको जिस अवस्था में मोटर को चलना चाहिए, डीसी शंट मोटर को समान स्पीड से चलना चाहिए, लेकिन लोड दे दिया, उसकी वजह से कुछ स्पीड कम ज़्यादा होने लगा, तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने वाला मशीन है, तो प्रोडक्ट बनाने वाला मशीन है, मान लीजिए कि आपको एक चप्पल बना रहा है ना, कुछ पे चल रहा है, चप्पल की आकृति मान लीजिए ऐसा है, ओवरहॉलिंग की वजह से ये क्या ऐसा हो जाएगा, तो मान लीजिए आकृति गड़बड़ा जाएगा। तो इसको कंट्रोल में चलने के लिए, एक नियत अवस्था में चलने के लिए एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है। वो कब होगी, कब जरूरत पड़ती है? जब वो ओवरहॉलिंग होने लगती है, लोड ओवरहॉलिंग होने लगती है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है। समझ गए? कब? कौन सी मोटर में? डीसी मोटर। समझ गए? कब होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग? ओवरहॉलिंग की अवस्था में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सभी चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना होता है। भाई इतनी चीजें हम पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है विजुअलाइज आपको मात्र पिक्चर के द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन क्लासरूम में ना इन सारी चीज़ों को 3D एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में घुसते हैं ना, इंटरेस्ट लेकर सिनेमा देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार की क्लासरूम में चलती है। यहाँ पर डिजिटल स्मार्ट रूम क्लासरूम है। आप वहाँ पर आएंगे तो ये चीज़ तो सिर्फ फिगर है, ये कैसे काम करता है, कैसे घूमता है, कैसे थ्रेडिंग होता है, ये सारे चीज़ आपको दिखाया जाता है वहाँ पर। तो आइए, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है, कैसे उसको ब्रेकिंग लगता है, वो सारी ब्रेकिंग आपको समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन का जवाब देना है, जो लगभग तरीका है, फिर भी मैं मेहनत करता हूँ कि आपको दिखा दूँ, सारी चीज़ें आपके विजुअलाइज हो जाएं, आपकी आंखों के सामने कुछ फोटो दिखे, ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए डिवाइस कन्वर्ट फिक्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज डायरेक्टली टू वेरिएबल अल्टरनेटिंग वोल्टेज विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन समझिए, क्या कहा क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिक्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, मान लीजिए आपके घर में 250 वोल्टेज आ रहा है, वो कम हो गया, मान लीजिए 220 आ रहा है, 220 फिक्स है, उसको 250 करना है, बढ़ाना है। तो वैसी स्थिति में बढ़ाना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी 50 एडजस्ट की है सप्लाई की, वो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। वोल्टेज बढ़ना चाहिए, लेकिन आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा काम करेगा? ये करेगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब पीटी करेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभव परिणामित। क्या बोलते हैं? विभव परिणामित। विभव परिणामित। तो कहने का मतलब ये जो पोटेंशियल है ना, तो ये वेरिएक होता है, इसको बोलते हैं वेरिएक। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इसको जब हम घुमाते हैं तो मान लीजिए इसमें क्या रहता है, वोल्टेज बढ़ता है और वोल्टेज घटता है। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो टर्न को अधिक स्पीड, आपको सेकेंडरी टर्न में अधिक टर्न देंगे, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप कर देगा, बढ़ा देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। इस डिवाइस को वेरिएक कहते हैं। वेरिएक, VARIAC के वेरिएक बोलते हैं, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो कह रहा है कौन सा? AC वोल्टेज कंट्रोलर इसका नाम है। AC वोल्टेज कंट्रोलर, सीधी सीधी बात है, वेरिएक AC वोल्टेज कंट्रोलर है। इसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। समझ गए ना? चले आगे, चलिए इसी में अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, यहाँ पर लिखा हो, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कंडक्टिंग वायरिंग। मतलब कंड्यूट वायरिंग के लिए कौन सा मेथड इसमें जरूरी नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? पहले तो कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। कौन नहीं है वो अपने आप बाहर हो जाएगा। एक होता है थ्रेडिंग एंड थ्रो। देखिए एक पाइप होता है ना, ये जो पाइप देख रहे हैं ना, इसमें थ्रेडिंग होता है। मान लीजिए एक पाइप को यहाँ जोड़ना है, तो उस पर क्या होता है, चूड़ीदार कटा होता है, चूड़ी यानी थ्रेड कटा होता है। तो थ्रेड कटना और थ्रेड पर दूसरा पाइप कसना पड़ता है कंड्यूट वायरिंग में। तो ये चीजें होगा, थ्रेड थ्रोइंग। थ्रेड थ्रोइंग होगा कि नहीं होगा? आप एक पाइप घुसाते हैं, उसको अगर जोड़ेंगे तो कसेंगे कि नहीं, थ्रेड थ्रोइंग होगा। लेकिन दूसरा और क्या हो रहा है कि पुशिंग इन। अगर आपको किसी दीवार के अंदर पाइप को देना है
तो पाइप तो अपने आप नहीं चला जाएगा, उसमें जीवन थोड़ी है, सांप जैसे ऐसे घुस जाएगा। आपको ठेलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, दीवार के अंदर डालना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं पुशिंग इन होता है। पुशिंग इन मतलब दीवार के अंदर पुश करना, पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना होता है। तो आप जहाँ दुकान पे देखेंगे पुश, तो पुश करने का मतलब पुश से खींचना नहीं है, धकेलना है। अब पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो आप जो पाइप लगाएंगे तो उसको दीवार में लगाने के आपको ढकेलना पड़ेगा, पुश इन करना पड़ेगा, वो करते हैं, ये सब होता है। ड्राइंग इन मतलब उसको अंदर में जब काटते हैं दीवार को तो कितना पाइप है उसके लिए आप ड्राइंग करके उसको कटिंग करके आप उसको डालेंगे तो ड्राइंग इन होगा। लेकिन क्या कह रहा है इसमें कि ड्राइंग आउट नहीं होगा। ड्राइंग आउट मतलब दीवार के बाहर क्या करेंगे आपका, तो कहने का मतलब क्या होगा, ड्राइंग आउट नहीं होगा। किसमें, ड्राइंग आउट कोई विधि नहीं है कंड्यूट वायरिंग का, समझ गए ना। ये थ्रेडिंग करने के लिए थ्रेडिंग करना पड़ेगा और आउट नहीं होगा। किसमें, कंड्यूट वायरिंग में ड्राइंग आउट नहीं होता है, ड्राइंग इन होगा, पुशिंग इन होगा क्योंकि धकेलना है, और थ्रेडिंग थ्रो होगा, थ्रेडिंग करना तो होगा ही, समझ गए। तो कौन सा नहीं होगा, ड्राइंग आउट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए कि 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, आइए समझते हैं कि न्यूटन मीटर, न्यूटन किसका है, इकाई है फोर्स का, FORC, फोर्स मतलब बल का, यही है ना। लेकिन ये मीटर है, यहां पर मीटर है, मीटर। तो आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है, W बराबर होता है F इंटू एस, नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर और फोर्स मतलब बल। इसकी इकाई क्या है, फोर्स का न्यूटन, क्या है, न्यूटन, और उसके बाद क्या है, मीटर। तो किसकी इकाई, कार्य की, ठीक है, यानी किसके बराबर, एक कार्य की इकाई किसमें, जूल में। यह न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल में होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, कहने का मतलब ये 1 जूल की है। किसका, न्यूटन मीटर किसका हुआ, 1 जूल का। इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, ये समझा दिए। F इंटू एस, फोर्स मतलब न्यूटन और मीटर मतलब मीटर। तो न्यूटन मीटर किसकी, 1 जूल के बराबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था इसलिए इसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी समझते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन ए डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय, भैया डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है। आइए पहले आर्मेचर रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है 2 पोल वाला जनरेटर मान लीजिए है, तो इसमें क्या है, नॉर्थ पोल है और इसमें साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से क्या होगा, फ्लक्स निकल के साउथ पोल की तरफ जाएगा, फ्लक्स निकलेगा और इसके बीच में क्या होता है, एक आर्मेचर रखते हैं, ठीक है। आर्मेचर मतलब घूमने वाला भाग, आर्मेचर मतलब किसी मशीन का घूमने वाला भाग। घूमेगा तो घूमने वाला भाग में क्या होता है, कॉइल लपेटा होता है ना भाई, तार लपेटा होता है कि नहीं, कॉइल कॉपर का तार लपेटा होता है। ये फ्लक्स जब ये जाएगा इसके बीच में उस तार को नचाएंगे, तो नचाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टर क्या करेगा, इसके फ्लक्स को काटेगा ना। तो इसके फ्लक्स में जो चेंजिंग होगा उसके वजह से इसके अंदर वाला तार में क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, यानी इस पैदे की वजह से करंट पैदा होगा और करंट क्या करेगा, उस तार में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। थोड़ा सा बता दूं आपको, ये फ्लक्स है और फ्लक्स के बीच में एक तार है, इसको घुमाएंगे तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा जो मेन फ्लक्स पर क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यही विरोध कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन। ये आर्मेचर रिएक्शन किस पर हुआ कि इसके आर्मेचर में जो करंट पैदा हुआ इस लोड के वजह से आर्मेचर रिएक्शन हुआ। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय, क्या प्रोड्यूस करता है, लोड करंट इन आर्मेचर। मतलब आर्मेचर में जो लोड करंट है उसके वजह से पैदा होता है कौन, आर्मेचर रिएक्शन। लोड करंट ऑफ आर्मेचर के लोड करंट की वजह से आर्मेचर में एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और वही चुंबकीय क्षेत्र आपको क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन करता है। समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये अगला क्वेश्चन करा है कि दिष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल डैश है। भाई दिष्ट धारा मोटर में
जो विरोधी विद्युत वाहक बल है जिसकी वजह से मोटर घूमता है, बैक ईएमएफ जो होता है ना, वो क्या है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। यही ना बात है भाई, ये विद्युत वाहक बल जो है, बैक ईएमएफ जो है, ये जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ जो होता है, इसी की वजह से उसमें क्या होगा, ये जो गति मोशन उत्पन्न होता है, किसमें, उसके कंडक्टर में, उसके रोटर में, समझ गए। तो ईएमएफ क्या है, विद्युत है, तब विद्युत ऊर्जा है उसको रूपांतरण करेगा किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, कौन, किसमें, डीसी मोटर में। तो क्या करता है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, कौन, बैक ईएमएफ, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है बैक ईएमएफ। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम डिटेल में नहीं समझते हैं, इसीलिए यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़िए पहले, उसके बाद समझते हैं कि एक प्रेरण मशीन यानी इंडक्शन मशीन के लिए शून्य भार पर सरपण मतलब स्लिप डैश होता है। शून्य भार पर स्लिप क्या होगा, 1% से कम होगा। जब शून्य भार पर लोड कोई है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई स्लिप नहीं होगा। मान लीजिए आप दोनों आदमी खड़े हैं और कोई एक आदमी घूमेगा ही नहीं, कोई लोड नहीं पड़ेगा, तो आपसे ना कोई आगे होगा नहीं पीछे होगा। स्लिप का मतलब पीछे हो जाना, समझ गए। तो कोई ये 1 से कम होगा, समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन करा है कि उपकेंद्र में विद्युत यानी विभव परिणामित्र का प्रयोग क्या होता है। सब स्टेशन में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है। सब स्टेशन में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर की बात हम पढ़ते हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी यंत्र ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक होता है सीटी और दूसरा होता है पीटी। सीटी होता है करेंट ट्रांसफार्मर, करेंट ट्रांसफार्मर, और पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सीटी करंट ट्रांसफार्मर अधिक करंट के मापने के लिए एमीटर में प्रयोग करते हैं, एमीटर में। और पीटी जो है इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, किसको, इसको यूज करते हैं वोल्ट मीटर में। किसमें, वोल्ट मीटर में, समझ गए। तो यही पोटेंशियल, ये क्वेश्चन करा है उपकेंद्रों में विभव परिमामित्र। विभव परिमामित्र मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पर वो किस प्रयास को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वोल्ट मीटर को रेंजिंग को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी विभव परिमामित्र का। तीनों चीजें समझ गए। कहां पर, अगर करंट के रेंज को बढ़ाना है तो वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का यूज करेंगे। चलिए पूरा डिटेल मैंने समझा दिया, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए यही सफिशिएंट एनालिसिस है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन है, करा क्वाइल स्पेन लेस देन द पोल पिच द वाइंडिंग एज। जब कह रहा है कि जब क्वाइल स्पेन अब पोल पिच से कम होगा तो वैसी वाइंडिंग को कौन सा वाइंडिंग बोले, कौन सा वाइंडिंग बोले। पहले तो आप क्वाइल पिच समझिए, अब पोल पिच समझिए, तब ना कम और ज्यादा है। आपको ये वाइंडिंग पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अब बहुत आसानी से समझ में आता है। लोगों के सर वाइंडिंग समझ में नहीं आता है, अरे क्यों भाई समझ में आता है, आप पढ़ने का तरीका आपको गलत है, आप रटते रहते हैं, उल्टा पुल्टा होते रहता है। आपको फिगर के साथ समझाएंगे, चलती हुई मशीन में समझाएंगे, वाइंडिंग के तरीके में समझाएंगे तो क्यों समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जितनी समय है, समय के अनुकूल हमने 2 चीजें रखी है, एक फिगर और एक डिफिनीशन। सबसे पहले पोल पिच क्या होता है समझते हैं उसको। पोल पिच मतलब ये देखिए, ये है पोल पिच। पोल पिच हुआ, इट इज अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल्स। 2 एडजेसेंट पोल, एडजेसेंट पोल मतलब एक पोल के बाद दूसरा पोल जो होता है तुरंत, एक पोल के तुरंत बाद दूसरा पोल जो होगा उसके बीच की दूरी। आइए समझते हैं फिगर से, थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देख रहे हैं, ये स्टेटर है, इसमें मान लीजिए 4 पोल के लिए वाइंडिंग करते हैं। कितने पोल के लिए, 4 पोल के लिए। तो 4 पोल के लिए वाइंडिंग करेंगे तब पहला पोल कहाँ होगा, यहाँ स्लॉट मार देते पूरा। पहला पोल का वाइंडिंग यहां कर दीजिए और 2 तार निकाल दीजिए। हाई वाइंडिंग दूसरा पोल इसके सामने कर दीजिए
और तीसरा पोल इसके सामने कर दीजिए, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जाएगा, और चौथा पोल इसका स्लॉट में कर दीजिए। एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, और चारों पोल में ध्यान दीजिएगा, चारों पोल के देखिए इस पोल से इस पोल के बीच की दूरी है कि नहीं, यहाँ तो दो पोलों के बीच एडजस्ट, मतलब दो पोल मतलब यहाँ नहीं, पहला पोल ले लिए और उसका जस्ट इसके बाद तीसरा ले लीजिए, ऐसा नहीं कह रहा। एडजेसेंट पोल डिफिनेशन क्या था, टू एडजेसेंट पोल के सेंटर यानी बीच वाली दूरी, तो टू पोल है ना, है पहला पोल है दूसरा पोल, तो दोनों पोल के बीच में हुआ पोल पिच, यानी पोल अंतराल बोलते हैं भाई, पोल और पिच। समझिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये हुआ पोल पिच, एक होता है क्वाइल पिच। तो क्वाइल पिच मतलब, पोल पिच मतलब दो पोल के बीच की दूरी, और क्वाइल पिच मतलब दो क्वाइल के बीच की दूरी। कैसा क्वाइल पिच, तो मान लीजिए इसमें जो वाइंडिंग करते हैं, देखिए इसको जो घुमाए तो इसके बीच में दूरी है कि नहीं, स्लॉट में घुसाए हैं तो इसके बीच में दूरी है कि नहीं। इसी को यहाँ पर देखिए हम बनाए हैं, यहाँ पर देखिए इसी में मतलब उसी स्लॉट में घुसाएंगे और वाइंडिंग करेंगे तो ऐसे वाइंडिंग बनता है। तो यहाँ से लिए, यहाँ से क्या किया, इसे बार बार इसी पर लपेटते हैं, तो एक ही वाइंडिंग समझने के लिए करते हैं। तो ये क्वाइल है, तो इस क्वाइल के इस एक साइड का दूरी, क्वाइल के एक साइड का दूरी और दूसरे क्वाइल के दूरी के बीच में जो होता है क्वाइल स्पेन, क्वाइल साइड या क्वाइल स्पेन। तो देखिए क्वाइल स्पेन इतना बड़ा है, और ये जो पोल है ना, तो ये देखिए वाइंडिंग किए, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब ये एन और ये एस, और फिर होगा आगे वाला एन, फिर होगा आगे वाला एस। तो कहने का मतलब है कि पोल, दो पोल के बीच का डिस्टेंस इतना है इतना है, और क्वाइल का स्पेन इससे कम है। क्वाइल के चौड़ाई, स्पेन मतलब दो क्वाइल जो लपेटते हैं ना, तो दोनों के बीच की दूरी है तार के बीच की दूरी थोड़ा कम है, किसके, दो पोल के बीच है, दोनों पोल है ना, ये पोल के बीच का दूरी इतना है, और इसके बीच में जो वाइंडिंग है उसका इससे छोटा है, ये स्वाभाविक सी बात। इस प्रकार का वाइंडिंग यानी पोल के बीच की दूरी से क्वाइल स्पेन की दूरी अगर कम होगा तो ऐसे वाइंडिंग को कहेंगे फ्रैक्शनल वाइंडिंग। ध्यान और समझ में, कौन सा, जब पोल पिच की दूरी से कम हो जाएगा क्वाइल पिच यानी क्वाइल स्पेन की दूरी, तो वैसा वाइंडिंग कहलाएगा कौन, फ्रैक्शनल वाइंडिंग। लेकिन अगर क्वाइल का स्पेन इतना बड़ा हो जाए, है यार देख रहे हैं कमी, ये पूरा वाइंडिंग के यहां से आता, जितना नॉर्थ पोल साउथ पोल के दो पोल के बीच की दूरी उतना वाइंडिंग भी इतना कर दिए। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, पोल पिच यानी दो पोल के बीच की दूरी और क्वाइल जो वाइंडिंग की है उसके बीच की चौड़ाई यानी दो क्वाइल स्पेन, ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फुल पिच। क्या बोलेंगे, फुल पिच यानी पूर्ण अंतराल, फुल पिच बोलेंगे भाई, फुल पिच। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, पोल पिच और फिर दोनों, ये फुल पिच को समझाए, क्वेश्चन होगा फिर आगे बताएंगे। तो यही क्वेश्चन था ना कि क्वाइल स्पेन क्या कम हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो किससे, पोल पिच से, तो वैसे वाइंडिंग को बोलेंगे फ्रैक्शन पिच। ये ऑप्शन नंबर सही होगा, फ्रैक्शन पिच। फुल पिच कब होगा, जब पोल के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा क्वाइल स्पेन। यहां से यहां है पोल, ये देख रहे हैं, ये इसके नीचे ये दोनों देख रहे हैं, इसके बीच की दूरी अगर सेम हो जाए तो फुल पिच। और जब ये छोटा हो जाए, इससे इन दोनों के दूरी से, एन और एस के दूरी से ये हो जाएगा छोटा, तो हो जाएगा फ्रैक्शनल। तो अभी इसमें क्या हुआ, फ्रैक्शनल, ये छोटा है तो फ्रैक्शनल होगा। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें समझ हो गया, इससे ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो केवल वर्ग विरोधन में उदाहरणों के सूचीबद्ध में आता है। देखिए जो मटेरियल है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसका क्लास होता है, उसका कौन सा क्लास, कौन से क्लास में किस मटेरियल को रखा गया है, जिससे वाई होता है इसका क्लास, कि वाई के बाद होता है ए के बाद होता है बी, और बी के बाद क्या होता है, बी के बाद होता है ई के होता है कहने के वाई के बाद, सॉरी वाई के बाद ई होता है, ई के बाद होता है बी, उसके बाद एच, उसके बाद अलग अलग होता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन हम आपको बी के बारे में सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पर। तो ए है ना, तो इसका तापमान भी पूछता है। क्लास ए के लिए होता है 90 डिग्री सी तक, 90 डिग्री सी के ऊपर जो पदार्थ जल जाता है वो क्लास ए, क्लास वाई में आता है। इसमें क्लास वाई में। आज जो 105 डिग्री सी पर जल जाता है,
105 डिग्री सी तक ये बात है, 90 डिग्री से अधिक और 105 डिग्री तक जो पदार्थ जल जाएगा ना इतने तापमान पर, वो क्लास ए में आएगा। अब बी में जो आएगा वो 105 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 130 डिग्री तक, 120 डिग्री तक होना चाहिए। 120 से आगे सॉरी 130 होगा, 130 डिग्री आपको मिटा के फ्रेश से लिख देते हैं। ये 130 डिग्री टेम्परेचर पर होगा क्लास बी का। क्लास बी में कौन कौन चीजें आती है? क्लास बी में आता है एल्वेस्टस, देखते हैं ना आपके एस्बेस्टस, या अब्रक यानी माइका, ये सभी आता है 130 डिग्री टेम्परेचर पर जलने के लिए। तो इसमें ऑप्शन की बात करें, देखिए और ए वाला में ये ना, ये पॉलीमर जो रेशमी कहते हैं ना, रेशमी ये जो जालीदार कुर्ती और रेशम वाली साड़ियाँ, ये सारी चीजें है ना क्लास ए में थोड़ा सा भी तापमान आएगा 90 डिग्री से तक में, उससे कम में 80 डिग्री सी पर भी वो जल सकता है। तो ये रेशम का जो जितने भी चीज होते हैं वो होता है कौन सा? वाई। और उससे अधिक पॉलीमर प्लास्टिक की बात करें ये आता है क्लास ए। ई में आता है उससे अधिक का, लेकिन बी में 130 डिग्री पर जलता है, 130 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। उसमें होता है कौन सा? एस्बेस्टस, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना अब्रक, एस्बेस्टस, फाइबर ग्लास, ये सब 130 डिग्री पर कम से कम जलना या पिघलना शुरू करता है। इसीलिए कौन से आता है? क्लास बी प्रकार में, क्लास बी में। और ये फाइबर ग्लास दोनों मिक्स है, देखिए इसमें रेशम भी है फाइबर ग्लास भी है। तो फाइबर ग्लास है बी वाला और रेशम है वाई वाला, तो दोनों तो नहीं होगा, दोनों कोई नहीं हुआ, ना वाई हुआ ना बी हुआ। ये एस्बेस्टस है या रेशम है, एस्बेस्टस है बी वाला और इसमें दोनों होगा वाई वाला, ये तो हुआ ही नहीं। अबरक है सूती रेशम है, फिर तेल आ गया, ये अलग अलग, तेल तो अलग वाला होता है। तो क्या हुआ? सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास बी टाइप का एग्जाम्पल है। कौन है? ये है ये वाला एस्बेस्टस, अबरक मतलब माइका, फाइबर ग्लास, क्लास बी टाइप में आता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बार बार चर्चा किए हैं। पीवीसी का पूरा नाम, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें ऑप्शन कुछ देखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जहां पर होगा वो अपना आंसर लिखेंगे, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना। चलिए आगे है पोल विस्तृति या कुंडली अंतराल। देखिए क्या कह रहा है? पोल विस्तृति यानी पोल स्पेन, क्वाइल अंतराल और पोल अंतराल के बराबर हो, यानी क्वाइल स्पेन पोल पिच के बराबर। क्वाइल स्पेन मतलब क्या? अभी अभी बताएं। क्वाइल पिच, क्वाइल पिच अगर बराबर हो जाएगा पोल पिच के बराबर, पोल पिच के बराबर, तो ये क्या होगा? कौन सा वाइंडिंग होगा? अभी बताएं ना कि पोल पिच से अगर कम होगा क्वाइल पिच तो होगा फ्रैक्शनल वाइंडिंग। आई जब क्वाइल पिच और पोल पिच दोनों बराबर हो जाएगा तो होगा फुल पिच। अभी अभी बताएं। चलिए तो यहां पर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा फुल पिच। ऑप्शन देखना भी नहीं है, जहां होगा वो मिल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा भी सॉल्व हो गया, समझ गए ना? तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप एकदम देखिए, जरूर देखिए, कुछ तो कुछ समझ में आएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से कई क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के एरिया को रिलेट करके ढेर सारी चीजों को हम बोलते हैं। आप रिकॉर्ड है नहीं हो तो बार बार पीछे जाकर देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैंने। चलिए अगर नहीं याद है तो पीछे जाकर देखिए उसको पैक करके। तब तक अगर समझ में आ गया तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रतीप अभिनत सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बहती है, रिवर्स करंट बहती है। देखिए भाई, एक प्रतीप अभिनत यानी सिलिकॉन जर्मेनियम, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। तो ये प्रतीप अभिनत होता है फॉरवर्ड बायस की। अगर जंक्शन पर जिसमें प्रकाश के संपर्क में, प्रकाश मतलब फोटो, प्रकाश के संपर्क से आने से रिवर्स करंट बहे, वो होता है फोटो डायोड। सीधी बात क्या? प्रकाश, प्रकाश मतलब फोटो, और डायोड तो डायोड है जिसमें एक ही साइड आपको करंट बहती है, जिसमें प्रकाश के संपर्क में आकर, प्रकाश के संपर्क में आकर इसमें फोटो डायोड होगा। क्या होगा? फोटो डायोड। जंक्शन पर प्रकाश के संपर्क में आकर
रिवर्स करंट बहे यानी व्युत्क्रम करंट बहे, वो कौन सी डिवाइस में होगा, कौन सा यंत्र में होगा, फोटोडायोड में। किसमें, फोटोडायोड में। समझ गए, फोटोडायोड। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड और सुरंग मतलब टनल डायोड, टनल डायोड, टनल डायोड मतलब सुरंग डायोड। इसमें प्रकाश से नहीं होता, इसमें क्या होता है, जब इसमें रेज आती है तो आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, आपस में इलेक्ट्रॉन टकराता है, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने के बाद क्या करता है, एक हीट इमिट करता है और हीट इमिट करने के बाद लाइट देता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये डायोड सभी पढ़ते हैं। तो सभी प्रकार के डायोड वो रिवर्स में काम करता है कि फॉरवर्ड में काम करता है, कितने टर्मिनल कितने लेयर होते हैं उसको हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा बात करते हैं कि प्रकाश जंक्शन के लिए फोटोडायोड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर संबंधन मतलब मोटर के कनेक्शन के लिए, संबंधन मतलब मोटर के कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर के तार में, 3 कोर मतलब 3 वायर यूज करते हैं ना 3 फेज में, पीवीसी रोधन का रंग, जब तीनों तार यूज करते हैं ना तो तार में जो ऊपर से लाल कलर, हरा, पीला जो दिखते हैं उसमें कलर क्या क्या होता है, उस कलर का सीरीज क्या क्या होता है। तो 3 गो तार, मान लीजिए मोटर जोड़ रहे हैं ना ऐसे, इसमें 3 गो तार जोड़ते हैं 3 सर्विस, तो कहा तीनों का कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो तीनों का कलर कॉम्बिनेशन होता है 3 पेज में आर, वाई या बी, यही होता है, यानी रेड, येलो और ब्लू, यानी लाल, पीला और हरा। भाई कौन क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछने वाली बात है। आर वाई बी मतलब रेड, येलो, ब्लू, तो यहां पर देखिए लाल, पीला, नीला, इसमें क्या बताना है भाई, ये तो आप देखते ही हैं एकदम हरियर, पियरगर, अनिल का देखते हैं, नहीं ये होता है 3 फेज में कॉम्बिनेशन है। ये सूचित कॉम्बिनेशन है, ये मोटर में पूछा नहीं पूछे, वो कहेगा 3 फेज में कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्शन होता है तो 3 प्रकार का होता है, उसका सूचीबद्ध बताइए। सूचीबद्ध मतलब अपने मन कुछ नहीं, पीला हरा नहीं बोल देंगे, आर वाई बी मतलब रेड, येलो, ब्लू बोलेंगे। समझ गए, आगे चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच की ऊर्जा अंतरण क्या होती है। इस बात को समझिए कि जब कोई सेमीकंडक्टर है ना तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये अर्धचालक को बोलते हैं। किसको, अर्धचालक को, जिसमें आंशिक रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहती है यानी करंट बहता है। क्यों बहता है, कंडक्टर में धड़ल्ले से एकदम पूरा सॉलिड, कोई रुकावट नहीं, टकाटक जाएगा करंट, जितना जाने दी जानेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में आप नहीं जा सकते, उतना करंट नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं जाता है, उसके बीच में क्या होता है, यही बात पूछ रहा है। उसमें 2 चीजें होता है, एक आप पूरा एनर्जी लगाइए, प्रेशर मतलब वोल्टेज दीजिए, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, आगे कुछ न कुछ जुगाड़ है। क्या है, या तो रुकावट है। मान लीजिए आगे आप जा रहे हैं, मतलब 3-4 लोग भाग भाग के आ रहे हैं, अब पहले आप आ गए, अब आगे ऐसा जुगाड़, आगे खड्डा है, इतना खड्डा है कि आप जा ही नहीं पा रहे हैं। अब पीछे वाला आपको धक्का मारा, अरे भाई चल ना रहे, तो आप कहते हैं भाई रुकना, नहीं जाने का व्यवस्था, दिक्कत है, सोचते हैं कैसे जाएंगे। तो इतना बड़ा गड्ढा हो जाए कि आप कूद नहीं पाए, पूरा जोर औकात लगा दीजिए, पूरा औकात लगा दीजिए, अब पूरा जोर से कूद के फिर भी गड्ढा के बीच में जाके गिर जाइएगा, फंस जाइएगा, मतलब रास्ते आगे नहीं पार कर पाइएगा, मतलब खतरनाक स्थिति है। एक स्थिति ऐसा है कि मान लीजिए गड्ढा बहुत है लेकिन गैप कम है, तब मारा जोर से थलांगा कूदक के भाग गया उस साइड, तो कहने का मतलब गैप कम है, गड्ढा कितना भी है तो तड़प के चला गया, लेकिन गड्ढा भी बहुत है, गैप भी बहुत है, तो कैसे जाएगा भाई, नहीं जाएगा ना। और तीनों चीजों में हम बताएंगे कैसे होता है ये। आइए 3 बैंड की बात है, तीनों कंडक्टर, इंसुलेटर और आपको सेमीकंडक्टर, तीनों हम बताएंगे। देखिए इंसुलेटर में क्या होता है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होता है ना, एक होता है क्या, देखिए इसमें संयोजकता पट्टी मतलब वायलेंस बैंड, संयोजकता पट्टी यहां लिखा हुआ है, और ये कंडक्शन बैंड मतलब जब से जहां से कंडक्टर ये इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच की दूरी गैप कितना है, कितने वोल्ट की शक्ति है इंसुलेटर में, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा
बहुत बड़ा है। तब बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, नहीं जाएगा, ढेर गैप है भाई। यानी इंसुलेटर में एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने के लिए बीच में बहुत दूरियां होती है, इसीलिए वो एक धक्का लगा भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर का डिफरेंस इसमें देखिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोनो जुगाड़ से ससुरा इसको अगर धक्का लग जाएगा ना, अब बड़ कम धक्का, वो कह रहा नहीं भाई डर लग रहा है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब जोर से मार दिया धक्का, तब क्या किया, लगा दिया छलांग। तो उसी अवस्था में क्या किया, वो जोर से धक्का लगा, थोड़ा सा एनर्जी कोई पुश किया, वो तड़प के चला गया उससे। तो कहने का मतलब गैप कम था। तो ऐसी स्थिति किसी में होता है, ये सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर के बीच में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये होता है। किसमें, वैलेंस बैंड, यानी ये वैलेंस बैंड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन मतलब सुचालकता, चालकता के लिए, चालन के लिए, इतना सा गैप है। यानी इसमें कितने वोल्टेज पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में तो कोई बेंड नहीं, सटा इलेक्ट्रॉन है, और धक्का एकदम पूरा भीड़ लगा हुआ है, पीछे वाला धक्का मारा आगे वाला को, आगे मारा पीछे वाला को, और सब एकदम चल रहा है स्पीड में, नहीं तो कोई गैपे नहीं है। तो कहने का मतलब कि इसमें इंसुलेटर में नॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और सेमीकंडक्टर अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें तो कोई गैप ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक ही स्थान पर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता शक्ति की नहीं पड़ेगी। तो समझ में आया कि पूछ रहा है आपको सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी का ऊर्जा का अंतर कितना है, वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया। ऊर्जा के लिए सेमीकंडक्टर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर के लिए मोर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कंडक्टर के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई नहीं, कोई काम नहीं करेगा इस पर, सीधा सीधा आपने, इसमें कोई जरूरत नहीं किसी को किसी वोल्ट मतलब प्रेशर देना, वोल्टेज देने की। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। अगला क्वेश्चन करा कि एक ट्रांजिस्टर में आई धारा की गणना करें जहां बीटा इतना है और ये IB यानी कि बेस करंट इतना है। तो आपको बता दें कि टोटल IE करंट, इमीटर करंट का सूत्र होता है IE बराबर क्या होता है, इमीटर करंट में IB इंटू IC। समझ गए, IB इंटू IC है। तो IB निकालने के लिए ये बीटा है, IB करंट निकाल लीजिए, IB और IC करंट के लिए IB प्लस बीटा, ऐसे ठीक है। IB इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, ये आपको 20 इंटू कितना है 100 बीटा का मान, तो बीटा का मान गुना होगा, सॉरी गुना, तो ये हुआ 2000 माइक्रो एम्पियर। और ये आपका IB दिया हुआ है, IC मतलब IC बराबर IB इंटू बीटा, ये बीटा, तो ये निकल गया 2000 माइक्रो एम्पियर। और आपको IB दिया हुआ है, IB है 20 माइक्रो एम्पियर। इसको जोड़ेंगे यानी IE बराबर IB प्लस IC, तो 2000 माइक्रो एम्पियर प्लस 20 माइक्रो एम्पियर, ये दो हो गया 2000 यानी 20 माइक्रो एम्पियर। अब 20 माइक्रो एम्पियर है, अब पूछा है आपको मिली एम्पियर में। देखिए यहाँ पर तो मिली एम्पियर में क्या करेंगे भाई, 1000 से भाग दे देंगे, तब 20 में 1000 से भाग देंगे तो 1 2 3 0 इधर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2.020, जीरो आगे वाला का कोई वैल्यू नहीं, तो 2.02 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो मिली एम्पियर में लाएंगे तो क्या होगा 2.2 मिली एम्पियर। ये छोटा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, सीधा सीधा लिखा होता है, बीटा का मान दिया हुआ और बेस करंट का मान दिया हुआ है, तो IC निकालना होता है, IC इक्वल टू बेस करंट इंटू बीटा से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा आपको बीटा का करंट, IC मतलब ये कलेक्टर करंट आ जाएगा। तो ये IB निकाल लेंगे, IB तो दिया हुआ है ये पहले से 20 माइक्रो पर, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए, किसी को दिक्कत, ये आगे क्वेश्चंस लिखा हुआ, चलिए इसको मिटाते हैं, समझिए। ये आइए देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें उल्टा लिखा दिया है, उल्टा लिखा है क्या, IC है 2000, IB है 20, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डाटा का अलग अलग मान लिखा हुआ है, लेकिन जो मान यहाँ पर है वो करेक्ट है, थोड़ा सा IC यहाँ लिखा गया और IB आगे लिखा गया, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं होना आपको। चलिए ये देखिए, बात करें कि अगला क्वेश्चन इसी पर है कि डैश इज इशूड टू प्रोवाइड एन
इंटरप्टेड फ्री सप्लाई ऑफ पावर टू एन एसी। कहे का मतलब है कि अनइंटरप्टेड, बिना बाधा के कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पावर है एसी लोड में चलता है। आपका बिजली कट भी गया ना तो थोड़ा सा भी गैप, थोड़ा सा भी इंटरवल नहीं देता है, आपको बिजली कंटिन्यूस मिलता है, बीच में कोई कट-खुट नहीं। ये कब होता है, ये कौन सा है, प्रोवाइडेड इंटरप्टेड फ्री सप्लाई। इंटरप्टेड फ्री मतलब कोई बाधा नहीं। आपके अपने घर में मान लीजिए बल्ब जला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं या कंप्यूटर या टीवी देख रहे हैं, ये यूपीएस के साथ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कोई इंटरप्शन नहीं, आपका टीवी चल, बिजली कट भी गया ना तो ये यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस होता है, यूपीएस। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कोई बिना बाधा का पावर सप्लाई देता है उसको बोलते हैं यूपीएस। ये क्या, यूपीएस। यूपीएस में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होता है, वो डायरेक्ट करंट हमेशा देते रहता है। एसी के साथ आपका बिजली का लाइन भी कट गया घर में तो आपको पता नहीं चलेगा कब कटा कब आया। ये कौन, यूपीएस का, यूपीएस। ये एसएमपीएस है जिसके अंदर में लगाता है, ये एमपीएस है, आरसीसी भी है, एमसीबी का अलग रूप होता है, इसका हम आगे समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ कंड्यूट। कह रहा है कि कंड्यूट का कौन सा प्रकार नहीं है, कंड्यूट का कौन सा प्रकार नहीं है। आइए ऑप्शन देखिए, कौन सा नहीं है, टिक तो लगा हुआ है लेकिन सब समझेंगे ना। पहले प्रकार हम देखिए, कंड्यूट मतलब पीवीसी टाइप का होता है, नहीं तो कंड्यूट में आपको बताएं कि एक ठोस रिजिड वाला होता है, एकदम टाइट, जो हिलेगा नहीं डुलेगा कुछ नहीं, एकदम सीधा रहेगा, जो ज्यादा बेंड करेगा टूट जाएगा इसे। नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ना, या कंड्यूट जीआई वाला भी होता है, उसको बेंड नहीं करते हैं। पीवीसी तो ऐसे भी बेंड नहीं करते हैं, वो प्लास्टिक का होता है, ये अपने आप टूट जाएगा। तो ये तो हुआ रिजिड वाला, कठोर रिजिड है कि भाई हमारा शेप सीधा है तो हम सीधा रहेंगे, और ज्यादा लिवाओगे तो हम टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं। तो ऐसा जिंदगी में नहीं होना चाहिए, ये पीवीसी का गुण है, आप में ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। आप में लचीलापन होना चाहिए, दुख की घड़ी में आप सहन शक्ति रखिए, सुख की घड़ी में भी उतना उतावला नहीं हो, मतलब आप में लचीलापन होना चाहिए। ये रिजिड गुण होता है किसका, पीवीसी का। एक फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट मतलब दो पीवीसी लगाए हैं और जहाँ पर दीवार है तो एक पाइप होता है ना जिसको मोड़ सकते हैं, गोल घुमाइए तो एक पाइप होता है जिसमें आप तार घुसा देते हैं और जिधर जिधर मोड़ना है मोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना, तो वो होता है फ्लेक्सिबल। और दूसरा है थिन वॉल कंड्यूट। थिन वॉल कंड्यूट मतलब, थिन मतलब पतला और वॉल कंड्यूट मतलब वॉल, दीवार में लगाने वाला। तो दीवार से कम पतला ना, दीवार से पतला होना चाहिए कंड्यूट, इतना नहीं कि दीवार है 10 इंची का और पीवीसी है आपका 25 इंची का तो दीवार से बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो थिन होता है। आई ऑप्शन में क्या है, ये सब है, करा कौन नहीं है उसमें चिक लगाइए, तो करा थिक वॉल कंड्यूट। तो थिक मतलब होता है मोटा, थिक मतलब मोटा, यहाँ थिन है, थिन मतलब पतला। तो पतला किससे, दीवार के मोटाई से पतला तो चलेगा, लेकिन दीवार से मोटा चलेगा, पीवीसी पाइप नहीं चलेगा। इसीलिए थिक वॉल कंड्यूट, मोटा, दीवार से मोटा कंड्यूट, ये प्रकार नहीं है, ये गलत बात है, यही इसका भाग नहीं है, इसीलिए सही है। जो भाग सही, जो भाग नहीं है ना उसको खाली आप पता करिए कौन नहीं है। तो थिक वॉल कंड्यूट नहीं है, रिजिड वाला इसका टाइप है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट इसका टाइप है, थिन वॉल कंड्यूट इसका टाइप है। समझ गए, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्वचालित इस्त्री में तापमान समायोजन का स्वतः नियंत्रण डैश द्वारा होता है। स्वचालित इस्त्री, ये स्वचालित इस्त्री मतलब इस्त्री स्वचालित तो होती है, वो इस्त्री की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन की, यानी वैसा वो इस्त्री जिससे हम कपड़ा पे आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। अब कहेंगे सर स्वचालित इस्त्री, इस्त्री तो सब स्वचालित होता है, अब थोड़ा सा बहुत लोग है जो स्वचालित नहीं होता, डंडा पड़ता है चालित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आयरन होता है ना, ये आयरन जो होता है, आप जो कपड़ा आयरन करते हैं उसमें क्या होता है, एक घुमाने वाला पार्ट होता है, समझ गए ना। तो आप आयरन करते हैं, ये हैंडल होता है, अब इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होता है, एक बायोमेट्रिक पट्टी होता है। बायोमेट्रिक
पट्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है, देखिए इसमें इसका काम क्या होता है, किस स्विच पर काम करता है वो। आप क्या करते हैं, आप कपड़ा प्रेस कर रहे होते हैं, अब वो आपका कपड़ा है रेशम का और उससे ज्यादा हीट हो गया तो अपने आप का कट ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, नहीं बंद हो जाता है। तो क्यों बंद हो जाता है, उसमें लगा था थर्मोस्टेट स्विच। और थर्मोस्टेट स्विच के आपको कई बार बताएं, एक ही बार नहीं, बार बार इस पर क्वेश्चन पर चर्चा हुआ। थर्मोस्टेट की बात करें तो थर्मो मतलब ताप, स्टेट मतलब स्थिर ताप, एक लिमिटेशन ताप होता है, उसके स्टेट को पार कर जाएगा तो उसमें बहने वाली सप्लाई को वो काट देगा। कैसे काट देगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक आयरन है, ये फर्स्ट कंडीशन में जुड़ा हुआ है, देखिए ये है ना, तो यहाँ पर एक आयरन मोटा वाला प्लेट लगा दिया नीचे में, आई सप्लाई जा रहा है इसे से इसके इस कंडक्ट मेटल पे आके ये मेटल गर्म हो रहा है इधर, तो आपका जो यहाँ पर नीचे कपड़ा रखा है वो आयरन हो रहा है। तो ये हो रहा है, तो ये क्या लगा है, यहाँ पट्टी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, ये देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है इससे। ये क्या होगा, तो ये जो तार जाने वाला है ये है कि मेटल, देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला, ये आयरन आपका लिमिट है, सेट कर दिया कि रेशम के कपड़ा पे करेंगे, कॉटन पे करेंगे। अगर उस पर उससे अधिक तापमान होने लगा तो क्या करता है, वो बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है कि है देख रहे हैं, गर्म होता है तो उस सेट हुए टेम्परेचर पे ये मुड़ जाता है। अब मुड़ जाता है, मुड़ेगा तो ऊपर में ऐसा क्लिप ऐसे सटा हुआ, उसको उठा देगा, देखिए नीचे अब मुड़ गया ना, उठा दिया, सप्लाई यहाँ कट गया, ये देखिए यहाँ गैप कर दिया, कंडक्शन बेंड खत्म, करंट जाएगा ही नहीं। वो कब जाएगा, जब जिस टेम्परेचर पर सेट कर दिया उतना टेम्परेचर तक अगर चले जाएगा तो फिर वो बेंड होकर सीधा हो जाएगा, तब करंट जाने लगेगा, तब फिर से आपको सप्लाई अपने आप होता है। आप निश्चित रहते कर रहे हैं, धड़ाधड़ आयरन कर रहे हैं, सेट कर दिए, क्यों, क्योंकि आप ये भी आपको दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री है, हम आयरन कर रहे हैं, सेट तो कर दिए हैं। तो वो किस पर करता है, वो स्विच ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट पर। तो ऑटोमेटिक जो इस्त्री होता है वो तापमान समायोजन स्वतः करता है, किस विधि से, थर्मोस्टेट स्विच के द्वारा। आइए समझ गए, इससे ज्यादा आपको क्या समझना है। आइए चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों लाभ होता है। बीजेटी और मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन के लड़के कम पढ़ते हैं, उसको समझ से बाहर चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़िए सबको, क्योंकि सबको मिलाकर क्वेश्चन है, सब चीज अगर आपकी जिंदगी में सही रहेगा तो आप सही रहेंगे, नहीं तो क्योंकि पूरा पढ़ाई करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट छोड़ रहा है तो कमी हो जाएगा। छोटी कह रहे हैं कि बड़ा कुछ बना लीजिए, बड़ी नाव बना लीजिए, बड़ा हवाई जहाज बना लीजिए, या बड़ी पानी की जहाज बना लीजिए। एक पानी की जहाज में छोटा सा छेद छोड़ दीजिए, वो आपको नाव क्या करेगा, समंदर में डुबा देगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगा। तो छोटी छोटी कमियां आप में नहीं रहना चाहिए, छोटी छोटी कमियां आप में नहीं रहना चाहिए। तो वो कई इलेक्ट्रॉनिक्स ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी पार्ट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे वास्ट हो जाता, पढ़ते नहीं, इसलिए भारी लगता है। देखिए एक बीजेटी का पूरा नाम होता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, नहीं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, समझ गए। तो बीजेटी और इन दोनों का लाभ हम लोग लेते हैं किसमें, आईजीबीटी में, किसमें, आईजीबीटी, समझ गए। दोनों का कॉम्बिनेशन लाभ कौन में, आईजीबीटी में। एससीआर में नहीं लेते हैं क्योंकि एससीआर में सिंगल ये है हाफ कंट्रोल डिवाइस, इसमें नहीं लेते हैं। और ट्रैक तो बात बताए थे, ट्रैक ये ऑलरेडी दो एससीआर से मिलकर बना हुआ होता है, ये ना आपको पता है कि नहीं, बताए थे कि नहीं, कि एक होता है एससीआर, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रैक। और ट्रैक में दो एससीआर होता है, एक इधर एक इधर, विपरीत तरीके से लगा होता है। तो ये समझ रहे ना, ये है ट्रैक, TRIAC ट्रैक, ये एससीआर, ये नहीं होता है। एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और ट्रैक दो एससीआर के विपरीत से मिलने के बनता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि एससीआर इज द मेड अप ऑफ, सॉरी ट्रैक जो है किस चीज से मिलकर बनाता है, दो एससीआर के विपरीत क्रम में समांतर में जोड़कर एससीआर बनता है। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बताने के लिए। तो बीजेटी और मॉसफेट मिल करके किसका लाभ लेते हैं, एक आईजीबीटी लगा लीजिए, तो एक आईजीबीटी आपको बीजेटी का भी लाभ देता है और मॉसफेट का भी लाभ देता है, समझ गए। जो
काम बीजेटी करेगा वह आईजीबीटी भी कर लेगा, और मॉस्फेट भी जो करेगा वह बीजेटी अकेले कर लेगा, दोनों काम अकेले कर लेगा। तो मल्टी काम वाला आदमी को हर कोई चाहता है, क्यों दो चीज लाए भाई, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, करा बेल्टेड केबल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर वोल्टेज लेवल अप टू। कह रहा है कि बेल्टेड केबल जो होता है ना, बेल्टेड केबल जो कितने वोल्टेज से ऊपर में यूज करते हैं, ये बेल्टेड केबल आपको देखने को मिलता है। आपको बताते हैं आजकल जो ट्रांसमिशन होता है ना, 11,000 वोल्ट को आजकल कवर किया जा रहा है काले इंस्टॉलेशन वाला से। इसमें कोई फिगर नहीं है, मैं आपको बता देता, फिर आप फिगर नहीं आया तो हम अभी से समझा देते हैं कि देखिए, आप ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, ट्रांसफार्मर, तो उस ट्रांसफार्मर पे बुशिंग से आकर के ये देखिए एक मोटा सा काला वाला वायर होता है, उसके अंदर में 3 कॉइल होता है, ऐसे मोटा होता है, ऐसे लगाने वाला, नट बोल्ट लगाने वाला होता है ऐसे। तो ये वाला होता है 3 कोर वाला, ये होता है बेल्टेड केबल। केबल के अंदर में 3 केबल, और वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर नहीं देख रहे हैं, जहाँ पर रेलवे ट्रैक गुजरती है या आपका रोड गुजरता है, तो ट्रांसफार्मर छोटा सा मोटा इतना मोटा पाइप लगा करके उसके अंदर में 3 मोटा पाइप रहता है, तार रहता है, उसको निकाल करके ट्रांसफार्मर डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, वो होता है बेल्टेड केबल। तो वो 11,000 वोल्ट से यहाँ पर लगाते हैं, 11,000 वोल्ट तक के, यहाँ पर 11,000 वोल्ट के लिए कितना, अप टू 11,000 वोल्ट तक, यानी 11,000 वोल्ट तक उसका यूज कर लेते हैं हम लोग, किसका, बेल्टेड केबल का। अब बेल्टेड केबल जो होता है वो 3 कोर में होता है, कितना, 1, 2 और 3 कोर में होता है, समझ गए। तो बेल्टेड केबल का 11,000 वोल्ट तक यूज करते हैं। ये था आपका 120 क्वेश्चंस। तो इस सीरीज में हम 120 क्वेश्चन तक देखे हैं, जिसका 4 पार्ट, ये जो है ना आपका, शुरू से बात करें तो 9वां पार्ट है, 9वां सीरीज है। 9वीं सीरीज के बाद 10वीं सीरीज होगी, जो 120 नंबर से 150 नंबर तक का होगा। उस क्वेश्चंस को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पूरे पार्ट को शुरू से देखिए आप, 1 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये दूसरा सीरीज है, जिसमें से चौथा स्लॉट 120 का है, और 5वां जो है वो 10वीं सीरीज होगा, वो होगा 120 नंबर से लेकर के 130 नंबर तक। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर इसका ट्रेड थ्योरी ही नहीं, कंप्यूटर और इसके मैथ रीजनिंग भी कराए जाते हैं, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, सबके हो। ये आपका जिस सीरीज का हम थ्योरी कराएंगे उसका मैथमेटिक्स भी करवाया जाएगा। अगर जिस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाएगा उसको भी एनालिसिस करवाते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए आज यहीं तक रहते हैं, देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।